तो जैसा आपने एसएससी जेईई 2024 के मेंस का पेपर देखा होगा, और जिस मेंस के पेपर में आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस आए, और उन आरसीसी के क्वेश्चंस को ही मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। इन क्वेश्चंस में किस जगह पर आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना था या किस तरह से आपको अप्रोच करना था, वो भी हम लोग देखते हैं। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको डाउट हो कि सर इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको करेक्ट ऑप्शन भी ना मिल रहा हो। वही चीज हम लोग यहां डिस्कस। तो जैसा आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो कि आरसीसी के 2 वे स्लैब का है। ओके, तो देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब गिवन हियर। स्लैब 1 दिया है आपको, जिसमें डायमेंशन स्लैब 1 के दे रखे हैं आपको 7 मीटर एंड 3 मीटर। स्लैब 2 के दे रखे हैं 4 मीटर एंड 3 मीटर। ये दो आपको स्लैब दे रखे हैं। अब इस बेसिस पर यदि आपसे पूछा जाए कि आपका स्लैब कौन सा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं? चलिए, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा स्लैब। तो यदि हम बात करते हैं एस्पेक्ट रेशो से, तो एज पर एस्पेक्ट रेशो के बेसिस पर देखें तो रेशो क्या होता है आपके पास पर? LY बाय LX। LY बाय LX लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का रेशो यदि आपके पास पर 2 से ज्यादा होता है, तो हम इस स्लैब को कौन सा स्लैब बोलते हैं? हम इस स्लैब को बोलते हैं 1 वे। एंड जब यही रेशो आपके पास पर लेस देन इक्वल टू 2 हो जाता है, तब हम इसी स्लैब को बोल देते हैं, कौन सा स्लैब बोल देते हैं? 2 वे स्लैब बोल देते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अब यहां पर आपको LY भी दिया हुआ है, LX भी दिया हुआ है, LY भी दिया है, LX भी दिया है, और दोनों स्पेसिफिक स्लैब के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं यहां पर। ओके, तो यहां पर मैं निकालता हूं फॉर एग्जाम्पल स्लैब 1 का। तो यहां पर मैं शॉर्ट पे यहां पर करता हूं। यदि मैं स्लैब ऐसे लिखा हुआ है स्लैब 1 का क्या हो जाएगा? LY बाय LX 7/3 दैट इज ग्रेटर देन 2। यदि ग्रेटर देन इसकी वैल्यू 2 से आ रही है, इसका मतलब है कि S1 कौन सा स्लैब हो जाएगा? S1 कौन सा स्लैब हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास पर 1। ठीक है, अब बात करते हैं S2 स्लैब के बारे में। S2 स्लैब के बारे में बात करते हैं। S2 स्लैब का डेटा क्या है? 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो हमारे पास पर लॉन्गर स्पान है 4 मीटर, शॉर्टर है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डेटा क्या होगा? डेटा आपके पास पर लेस देन आएगा, क्या? 2 लेस देन आएगा 2 से। तो ये स्लैब कौन सा हो गया आपके पास पर? ये स्लैब हो गया आपके पास पर 2 वे स्लैब। तो S2 स्लैब हो गया 2 वे और S1 स्लैब हो गया 1 वे। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये कह रहा है स्लैब 1 जो है वो 2 वे है, ये ऑप्शन गलत है। स्लैब 2 जो है वो 1 वे है, स्लैब 2 हमारे पास में 2 वे है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, स्लैब 2 है 1 वे, स्लैब 2 1 वे नहीं है। स्लैब 2 है 2 वे, ये सही बात है। स्लैब 1 है 2 वे। ओके, तो यहां पर भी मैं बात करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि स्लैब 1 जो है वो 1 वे है, और स्लैब 1 जो है वो 1 वे है, और स्लैब जो 2 है वो आपके पास पर वो है। सो यहां पर भी हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर पर आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है, जो कि है आपके पास स्लैब 1 बिहेव एज 1 वे एंड स्लैब 2 एज 2। क्लियर है? तो ये थे आपके पास पर इस क्वेश्चन के अंदर पर हम यदि ऑप्शन मार्क करना चाहें तो। ओके, तो यहां पर यदि हम ऑप्शन मार्क करना चाहेंगे तो इसमें ऑप्शन मार्क नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्यों नहीं मार्क कर पाएंगे? क्योंकि ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला और यहां पर हमें स्लैब पर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। ओके, सो इस क्वेश्चन का के लिए हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वैसे गलत है, क्योंकि इसके अंदर पर करेक्ट ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं। ठीक है ना बात? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर अ डिफॉर्म्ड बार ऑफ डायमीटर 20 mm confine 1786 is subjected to tension. Calculate its development length to be provided. Take design bond strength in limit state method of 20 mm plain bar are subjected to tension 1.5 Newton per mm square and grade of steel Fe415। तो यहां पर भी हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर पर, तो हमें कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। यदि हम लोग देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बार, जो कि हमारे पास पर कितना है? 20 mm। हमें दिया हुआ है बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज टाउ BD का कितना? 0.5 टन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दिया है Fy
रेट ऑफ बार दिया है, कितना क्या है, FE 5 दिया हुआ है। उसके अलावा भी हमें जो पॉइंट दिया, ये तो कोड है IS 1786 इज डिफाइंड फॉर दी HYSD बार। उसके अलावा हमें दे रखा है यहाँ पर बार कहाँ पर लगा है, पोजीशन जो बार की है वो बार की पोजीशन कहाँ पर लगी हुई है, बार की पोजीशन कहाँ पर है, टेंशन पर। ओके चलिए, तो यहां पर इन्होंने हमसे पूछा है डेवलपमेंट लेंथ कितनी हो जाएगी बार की, तो डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे हम यहां पर। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एलडी का फॉर्मूला, एलडी का फॉर्मूला है 0.87 FI अपॉन 4 टाउ PD। दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है। ओके नाउ ये LSM से रिलेटेड, यदि WSM होता तो यहां पर 0.87 FI की जगह पर सिग्मा ST आ जाता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, जनरल फॉर्मूला। नाउ अब हमें पता है इन केस ऑफ HYSD बार, यदि हम HYSD बार को यूज करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो माइल्ड स्टील के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, 60% बढ़ जाती है। मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये कहां के लिए है, दिस इक्वेशन इज फॉर माइल्ड स्टील बार इन टेंशन। माइल्ड स्टील बार को यदि मैं टेंशन में रखता हूं तब के लिए ये फॉर्मूला है, तब के लिए फॉर्मूला है। लेकिन हमें माइल्ड स्टील बार नहीं, हमें तो कौन सा रखना है, हमें तो रखना है HYSD बार। हमें कौन सा रखना है, HYSD बार। तो HYSD बार के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रहती है 1 टाउ BD वो 1.6 टाइम्स बढ़ जाती है, तो LD का फॉर्मूला हो जाता है आपका 0.87 FY 5 अपॉन 4 इन 1.6 टाउ BD, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए हो गया। यदि रिक्वायर्ड कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हो गया तो हम यहां पर डेटा पुट ऑन कर देते हैं 0.87 415 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू टाउ BD का वैल्यू कितना, टाउ BD का वैल्यू 1.5, और इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो आ जाता है LD का, दैट इज 752 mm approx, and which is our this option 750 D, जो कि हमारे पास पर ऑप्शन। ओके तो क्वेश्चन सिंपल था, यदि जिन्होंने क्लास अटेंड किया होगा तो उन्हें पता होगा कि क्लास में ही ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, क्लास के अंदर ही ये सॉल्व है। बस 1.5 की जगह डेटा हमने 1.2 लिया था, बाकी ये क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कराया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट, द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, कोड आपको दे रखा है IS 456-2000, ये भी दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब आप यहां से सारे नोटेशंस का यूज करते हुए कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां आप लोग को फॉर्मूले बेसिकली पता भी है और यहां डेटा भी पता है कि डेटा क्या है। तो यहां पर एक डेटा से रिलेटेड है और एक फॉर्मूले से रिलेटेड है। मिनिमम जो है इट इज रिलेटेड टू, मिनिमम जो है इट इज रिलेटेड टू फॉर्मूला एंड मैक्सिमम रिलेटेड टू डेटा। मैक्सिमम जो है वो डेटा से रिलेटेड। ओके चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। तो एज पर IS 456-2000, IS 456-2000 यदि हम बात करें तो AST मिनिमम जो होता है दैट इज 0.85 टाइम्स ऑफ 5, दिस विल बी द रिलेशन, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। और वहीं पर यदि मैं इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करूं, इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं AST मैक्सिमम का लिखूं, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। जहां प्रैक्टिकल अप्रोच होगी देयर यू हैव टू यूज द टोटल डेप्थ, एंड जहां पर थियोरेटिकल अप्रोच होगी इन सच केस यू हैव टू यूज इफेक्टिव डेप्थ। यहां पर इफेक्टिव, यहां पर ओवरऑल। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है ये मैच करा कर दे रहा है।
कौन सा ऑप्शन मैच करा कर दे रहा है? एएसटी मिनिमम, इस बीडी को वहां पर भेज दीजिए, बीडी को वहां भेज सकते हैं। हाँ जी, इस बीडी को मैं यहां भेज देता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा वाला। तो ये वाला फॉर्मूला जो करेक्ट है, एएसटी मैक्सिमम, इस बीडी को वहां भेजूंगा तो वो वाला फॉर्मूला मेरे पास पर बन जाएगा। तो ये मेरे पास पर ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर 0.75, यहाँ 0.78 है, यहाँ 0.08 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन वो करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है आपके पास पर करेक्ट है। तो जितने स्टूडेंट ने ऑप्शन ए टिक किया होगा उन सब का करेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट का करेक्ट है। ओके, तो यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत कम थे। क्वेश्चन का लेवल जो है आपने खुद ही ने देखा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज्यादा बेसिक है। यू कैन से कि जिस स्टूडेंट ने शायद, अब देखिए बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने शायद 1 या 2 दिन बेसिक भी पढ़ा होगा आरसीसी का, उसे ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, इसका पिछला क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन थे वो दोनों बन जाते। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, इसको देखते हैं कितने स्टूडेंट बना सकते थे। तो यहां पर लिखा है एज पर द अजम्पशन मेड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर फॉर द लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, मतलब ये बेंडिंग से रिलेटेड है। और अब आपको पता होगा बेंडिंग से रिलेटेड हम लोग 6 अजम्पशंस पढ़ते हैं। वी जनरली स्टडीड 6 अजम्पशन रिलेटेड टू द बेंडिंग इन लिमिटेड स्टेट मेथड। पहला अजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं क्या प्लेन सेक्शन रिवील प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। सेकंड अजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेन एट द आउटरमोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.0035। थर्ड अजम्पशन हम लोग पढ़ते हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट विल बी और कुड बी ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक और एनी अदर शेप व्हिच विल रिजल्ट इन दी स्ट्रेंथ। जो भी टारगेट स्ट्रेंथ को के लिए रिजल्ट कर जाए वो हम कोई भी कर्व यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारा assumption था द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली। और सिक्स्थ assumption क्या है हमारे पास? सिक्स्थ assumption हमारा है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन E। तो हमारे पास पर जो assumption है सिक्स्थ जो है वो है स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का जो स्ट्रेन रहेगा shall not be, ये भी बोल सकते हैं या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसको ग्रेटर भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन एस, ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से लिख देता हूं, नॉट लेस देन प्लस FI अपॉन 1.15। मैं 1.15 जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या तो उसे नीचे रखूं या फिर उसे सॉल्व कर ऊपर पर 0.87 FI लिख दो। दोनों ही बात सेम है, दोनों ही चीज सेम, दोनों में से जो भी आप कहें दोनों स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। अब यदि मैं 0.87 FI को सॉल्व करता हूं, यदि मैं 0.87 FI को सॉल्व करता हूं, यह आ जाता है 361 के अप्रोक्स। मतलब इन्होंने सीधा ये जो वैल्यू है FI का, और क्योंकि यहां पर स्टील का ग्रेड दे रखा है आपको, स्टील का ग्रेड ये देखिए 415 दे रखा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इस डेटा को यहां पर रख देता हूं तो मेरे पास पर वैल्यू क्या आने वाली है? ऊपर पर 361 के अप्रॉक्स। ये भी गलत है, जिसमें ये भी गलत है, ये सही है उसमें। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। मतलब आपको फॉर्मूला पता था तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने थोड़ा सॉल्व करवा कर पूछ लिया, थोड़ा सा सॉल्व करवा लिया आपसे। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, कितना अमाउंट का? W इंटेंसिटी का, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एकदम ध्यान से समझना, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। नाउ द मेन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं मेन रेनफोर्समेंट। तो यदि हम बात करें तो इफ इट इज अवर कैंटिलीवर बीम, ये हमारे पास पर कैंटिलीवर बीम है, तो इस कैंटिलीवर बीम में जनरली कोई वेट रहे ना रहे, कोई वेट इस पर रहे ना रहे, इस पर बाय डिफॉल्ट कौन सा वेट रहेगा? सेल वेट तो रहेगा ही। यदि सेल वेट रहता है आपके पास पर इस बीम के अंदर पर,
यहां पर आपको इस तरह से बीम का बिहेवियर जो है चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है, बेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। और इस वजह से यदि हम देखें, इस वजह से यदि हम देखें तो हमें ये जाते हुए न्यूट्रल एक्सिस देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर जनरेट होता है, और यहां पर जनरेट होता है क्या, कंप्रेशन। ये होता है ग्रेविटी लोडिंग में, है ना। दिस इज इन द केस ऑफ ग्रेविटी लोड। कौन से केस में, ग्रेविटी लोड। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब लोड अपवर्ड लग रहा है। लोड अपवर्ड लगेगा तो केस ही जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और केस यदि जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो यही जो बीम है आपके पास पर, यही बीम आपके पास पर इस केस में, ये जो आपके पास पर बीम है, इस पर लोड जो है, लोड लग गया है कुछ, ये है कौन सा है, ये है वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली क्या हो गया, अपवर्ड। यदि ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया है तो यहां पर हम देखें न्यूट्रल एक्सेस यहां कहीं आ जाएगी, और टेंशन कहां पर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा सर यहां पर बॉटम पर जाएगा। क्या है हमारे पास पर, दिस इज अवर पर, तो यहां पर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट टेंशन आ रहा था, यहां पर न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन आ रहा है। अब ये तो हुआ बीम की बात। अब बात करते हैं आरसीसी में। आरसीसी में हमें पता है सीमेंट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। अब सीमेंट कंक्रीट वीक है टेंशन में, तो हम रेनफोर्समेंट कहां लगाएंगे, रेनफोर्समेंट लगाएंगे टेंशन में। तो यहां टेंशन में आए मतलब बॉटम में, यहां पर टेंशन मतलब टॉप में। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वेश्चन है द मेन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा अलोंग, इग्नोर, वो लिखा हुआ इग्नोर, इग्नोर द सेल वेट ऑफ द बीम, सेल वेट को इग्नोर किया। अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस, नहीं न्यूट्रल एक्सिस पर तो सर वहां पर तो टेंशन है ही नहीं ना, कंप्रेशन है। एनीवेयर इन द सेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एक लिखा है अबव द न्यूट्रल एक्सिस, तो अबव द न्यूट्रल एक्सिस नहीं आएगा, आंसर होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास सर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम of size and width, reinforced with 2 number of diameter of steel, 16 diameter of bar using M20 Fe415, XU भी दे रखा है आपको, XU max भी दे रखा है, इफेक्टिव कवर भी दे रखा है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं हम यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। गिवन है आपको, जब भी आपको ओवरऑल सेक्शन ना लिखा जाए तो आई एम सजेस्टिंग यू, जब भी नहीं लिखा जाए तो हमेशा इसे आप डी और इसे आप बी ही माने, जब तक ओवरऑल सेक्शन वर्ड यूज ना किया जाए। ओवरऑल यदि यूज किया जाएगा तब हम इसे कैपिटल डी मानेंगे। गिवन है बी, गिवन है स्मॉल डी, गिवन है एफ सी, एफ सी कितना है क्या पास्कल, गिवन है एफ आई 5 का पास्कल, और क्या गिवन है आपको, आपको ए एस टी भी पर जाएगा 40। अब इन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब इन्होंने हमें एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिट 0.48, दैट इज 0.8 इन 450, ये तो दे ही रखा है, और ये नहीं पूछा है ना, ये पूछेंगे। इन्होंने पूछा है एक्सयू, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी ऑन 0.6 एफ सी के। अब ये मत पूछेगा ये कहां से आया, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने मेंस दिया उन्हें पता है कहां से आया। तो यहां पर हम बात करते हैं एक्सयू इज इक्वल टू 0.87, तो एफ आई का वैल्यू कितना है 415, एस टी कितना है 40,
पॉइंट FCK कितना है 20 कितना है, ठीक है। इसे सॉल्व कर कर पता कर सकते हैं कितना हो गया, ठीक है 100 के आसपास आएगा। आप लोग भी कैलकुलेट करें, आप लोगों ने कैलकुलेट किया भी होगा एग्जाम में। अब ये नहीं कहना है कि सर कैलकुलेटर के बगैर कैसे होगा, कैलकुलेटर के साथ ही होगा और कैलकुलेटर अलाउड भी था। अब ये पता ही नहीं चला कि कैलकुलेटर अलाउड था या नहीं था, तो अलग ही बात है। तो ये आ गया अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट, तो दिस विल बी आंसर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन। यदि देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आसान था, मतलब मैं क्लास में पढ़ाते हुए डबली से आएगा नहीं, तो मैं पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि कॉलम से आएगा, चांसेस कम है। लेकिन मैं आपको यदि याद होगा मैं बोलता हूँ कि वाटर टैंक, बोलता हूँ कि आप रिटेनिंग वॉल मत पढ़ो, मतलब पहली बार में मत पढ़ो, फुटिंग पर उतना ध्यान मत दो, रिटेनिंग वॉल पर मत उतना ध्यान दो, आप वाटर टैंक पर उतना मत ध्यान दो, आप WSA मेथड पर उतना मत ध्यान दो। नहीं सर हम तो पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि वो टॉपिक कितना टाइम कंज्यूम करता था। अब आपने देखा एग्जाम में क्या हुआ, सिंगली से क्वेश्चन आया है, सिंगली से ऐसा कभी नहीं होगा सिंगली से क्वेश्चन आया, सिंगली से तो भी आया, सिंगली से ही क्वेश्चन है। डबली नहीं मिल रहा आपको, कॉलम नहीं मिल रहा, टी बीम नहीं मिल रहा। फ्लैंज बीम को मैं भी पढ़ाता हूँ बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से, आप भी पढ़ते हो बहुत कंसंट्रेशन से, 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं, आप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको क्लास में हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये भी बताता था ये टॉपिक कितना सीरियस है। यदि आपने इस बात को ध्यान दिया होगा तो आपका पेपर काफी अच्छा रहा होगा, यदि नहीं ध्यान दिया होगा तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद पेपर लगा होगा कि सर इस पेपर में तो टाइम वेस्ट हो गया, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, लेकिन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, ये क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट था, ये क्वेश्चन डेटा मेमोराइज यदि आपको याद है तो हो जाता, ये भी डेटा वाला क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और ये भी आपके पास पर एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। तो कंसेप्ट से रिलेटेड दो, डेटा से रिलेटेड दो, और न्यूमेरिकल से रिलेटेड दो, तीन तरह के क्वेश्चंस आए हमारे पास पर। तीनों तरह के क्वेश्चंस जो है उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रॉम RCC, और RCC के क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में मुझे ऑब्जेक्शन था वो क्वेश्चन आपके पास पर ये है, और इस क्वेश्चन का आप एक बार ऑप्शन जरूर चेक करिएगा कि आपको क्या दिया गया है आपके आंसर की में। ओके, सो दिस इज द पार्ट फ्रॉम RCC। चलिए अब मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.